तोते ने बताया कि जो स्त्रियां ये 5 बातें ध्यान में रखती हैं, तो उनका चरित्र कभी नहीं बिगड़ता। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्राचीन सच्ची कहानियां यूट्यूब चैनल में। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और रोचक है। आपसे हमारा निवेदन है कि वीडियो का एक एक शब्द बड़े ध्यान पूर्वक सुने। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। प्राचीन समय की बात है, किसी नगर में एक राजा राज्य करता था। उसके यहाँ एक बुद्धिमान तोता पला हुआ था। वो तोता बहुत ही ज्ञानी और तार्किक था। वो सदैव मनुष्यों की भाषा में ही बात करता था। राजा उससे बहुत प्रेम करते थे, क्योंकि राजा के दरबार में जब भी कोई जटिल समस्या आती थी तो वह तोता ही उसका समाधान करता था। जो फैसला राजा नहीं कर पाता था उसे तोता एक ही क्षण में कर देता था, इसलिए राजा को वो बहुत प्रिय था। इसी तरह कई जटिल समस्याओं को उस तोते ने बड़ी आसानी से सुलझा दिया था। उसी शहर में एक सेठ रहता था। वह सेठ बड़ा ही धनवान था। उस सेठ के 3 बेटे थे। एक दिन अचानक सेठ की मृत्यु हो गई, तो सेठ मरने से पहले एक चिट्ठी लिखकर रख गया था कि मेरी जितनी भी संपत्ति है वो संपत्ति मेरे 3 बेटों में से 2 बेटों के नाम कर दी जाए। लेकिन उसने अपने बेटों के नाम चिट्ठी में नहीं लिखे थे। सेठ की चिट्ठी पढ़कर सब लोग हैरान थे। गांव के पंच यह तय नहीं कर पाए कि कौन से 2 बेटों के नाम सेठ की संपत्ति की जाए। अंत में वे तीनों राजा के दरबार में पहुंचे और अपने पिता की लिखी हुई चिट्ठी राजा को पकड़ा दी। चिट्ठी पढ़कर राजा भी बड़ा विस्मय में पड़ गया। राजा के सभी बुद्धिमान मंत्री भी इस विषय में कोई सलाह नहीं दे पाए। तब अंत में राजा अपने तोते के पास पहुंचा और उसे सारी समस्या सुनाई। तो तोता बोला, महाराज आप चिंता ना करें, न्याय हो जाएगा। आप सेठ के इन 3 बेटों को अलग अलग कमरे में ठहरा दो, सुबह तक इनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तोता के कहने पर राजा ने वैसा ही किया। सेठ के 3 बेटों को अलग अलग कमरों में ठहरा दिया। रात होने पर वो तोता एक एक करके सेठ के 3 बेटों के कमरे में गया। जब वो तोता सबसे बड़े बेटे के कमरे में गया तो तोते ने सेठ के बड़े बेटे से कहा कि एक काम करो, तुम अपने दोनों भाइयों को मार डालो, फिर तुम्हारे पिता की सारी दौलत तुम्हारी हो जाएगी। क्या पता फैसले में संपत्ति के अधिकारी वे दोनों हो जाएं और आप खाली हाथ रह जाओ। तोते की यह बात सुनकर सेठ के बड़े बेटे को बड़ा गुस्सा आया। वह कहने लगा, हे तोते, मुझे लालच देकर भाइयों को मारने की बात ना कहो। यदि संसार की सारी दौलत मेरे आगे परोस दी जाए तो भी मैं ये अपराध नहीं करूंगा। फिर पिता की संपत्ति तो बहुत छोटी बात है। तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। दर्शक बंधुओं, तोता वहाँ से चला आया। इसी प्रकार तोता सेठ के मझले बेटे के कमरे में गया। वहाँ भी उसे संपत्ति का लालच देकर अपने दोनों भाइयों को मारने की बात कही, परंतु सेठ के मझले बेटे ने भी ऐसा करने से मना कर दिया। अब तोता सेठ के तीसरे बेटे के कमरे में पहुंचा और उससे भी वही बात कही, यदि तुम अपने दोनों भाइयों को मार डालो तो सारी संपत्ति तुम्हारी हो जाएगी। क्या पता फैसले में तुम्हारा नाम आया या नहीं। तोते की बात सेठ के बेटे को अच्छी तरह समझ में आ गई। वो लालच में आकर अपने दोनों भाइयों को मारने के लिए तैयार हो गया। तोते ने यह बात राजा को बताई कि महाराज, सेठ की संपत्ति पाने के हकदार सेठ के दोनों बड़े बेटे हैं। छोटा बेटा किसी भी तरह से सेठ की संपत्ति पाने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि जो भाई दौलत के लिए अपने सगे भाइयों को मारने के लिए तैयार हो जाए वो धन के लिए किसको नहीं मार सकता। दर्शक बंधुओं, सुबह होते ही दरबार में राजा ने यह घोषणा कर दी कि सेठ की संपत्ति सेठ के दोनों बड़े बेटों को दी जाएगी। तोते के इस न्याय से राजा भी बड़ा प्रसन्न हुआ। उसी दिन से वह तोता राजा का सबसे प्रिय और वफादार मित्र बन गया। जब भी कोई इस प्रकार की समस्या आती तो राजा अपने तोते को आगे बढ़ा देता था। एक दिन की बात है, राजा अपने नगर में घूमने के लिए निकला तो उसने देखा कि एक घर की छत पर एक बहुत सुंदर स्त्री खड़ी थी। उस स्त्री को देखकर राजा उस पर मुग्ध हो गया। राजा ने अपनी दासी से पूछा कि ये सुंदर स्त्री कौन है, तो दासी ने बताया कि ये स्त्री हमारे ही एक सैनिक की पत्नी है। राजा ने उस स्त्री से मिलने का विचार बनाया। उसने अपने उसी सैनिक को बुलाकर एक पत्र देते हुए कहा कि तुम ये पत्र लेकर हमारे पड़ोसी राजा के पास चले जाओ और उस राजा का जवाब भी लेते आना।
उस सैनिक को राजा की गलत मंशा का पता नहीं था कि वो राजा उसे दूसरे राज्य में क्यों भेज रहा है। वो अपने घर आया और अपनी स्त्री को बताया कि वह एक जरूरी काम से दूसरे राज्य में जा रहा है। उसे घर वापस आने में 2-4 दिन लग सकते हैं। दर्शक बंधुओं, इतना कहकर वह वहां से चला गया और संयोग से वह सैनिक राजा का पत्र अपने घर पर ही भूल गया। इधर सैनिक के जाने के बाद राजा उसके घर पहुंच गया। सैनिक की पत्नी ने पूछा कि आप कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं। तब राजा उसे पूरी बात बताता है कि वो यहाँ का राजा है जिसके यहाँ तुम्हारा पति एक सैनिक के रूप में काम करता है और आज तुम्हारा पति मेरे ही आदेश से दूसरे राज्य में गया है। मैं चाहता हूँ कि आप उस सैनिक को छोड़कर मेरी स्त्री बन जाओ। मैं तुम्हें अपनी पटरानी बना के रखूंगा। और वह राजा कहता है कि जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं अपना तन मन तुम्हारी सुंदरता पर हार चुका हूँ। दर्शक बंधुओं, राजा का ऐसा अनुचित प्रस्ताव सुनकर सैनिक की पत्नी घबरा गई। वो अपने आप को संभालते हुए धैर्य पूर्वक राजा को समझाने लगी कि हे महाराज, यदि मैं आपकी पत्नी होती तो ये मेरा सौभाग्य होता, लेकिन इस समय मैं किसी और की स्त्री हूँ और मैं अपने वचन से बंधी हुई हूँ। मैं अपने पति के साथ विश्वासघात नहीं कर सकती। हे महाराज, मेरी आपको एक सलाह है। आप कैसे राजा हैं जिस बर्तन में आपके नौकर चाकर खाते हैं, आप उसी झूठे बर्तन में खाना चाहते हैं? क्या ये आपको शोभा देता है? दर्शक बंधुओं, सैनिक की पत्नी का जवाब सुनकर राजा चुप रह गया और वह चुपचाप वहां से लौट आया। लेकिन जल्दी में वह अपनी चरण पादुकाएं राजा के घर ही छोड़ आया और सोचने लगा कि धन्य है ये स्त्री, आज भी ऐसी नारियां मौजूद हैं जिन्हें संसार की कोई ताकत, कोई भी प्रलोभन नहीं ललचा सकता। उधर वो सैनिक जब कुछ दूर निकल गया तो उसे ध्यान आया कि राजा का दिया हुआ पत्र तो घर पर ही रह गया है। उसने तुरंत घोड़ा दौड़ाया और वह अपने घर आ गया। घर पहुंचकर उसने वह पत्र लिया और चलने लगा, परंतु चलते चलते उसकी नजर राजा की उन चरण पादुकाओं पर पड़ गई जो उसके पलंग के पास रखी हुई थीं। वो यह बात समझ चुका था कि ये पादुकाएं राजा साहब की हैं। मेरे जाने के बाद राजा साहब यहाँ आए होंगे, जरूर उनकी नियत मेरी स्त्री के प्रति ठीक नहीं है। उस समय उसने बड़ी गंभीरता से काम लिया और राजा साहब का वो संदेश दूसरे राजा को पहुंचाकर अपने घर आया। सैनिक ने अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप बिना कुछ कहे अपनी पत्नी को उसके मायके छोड़ आया। पत्नी भी इस बात से अनजान थी कि उसका पति उसे किस कारण से यहाँ छोड़ गया है। धीरे धीरे कई दिन बीत गए, लेकिन वह अपनी पत्नी को बुलाकर नहीं लाया। तब उसकी पत्नी को चिंता होने लगी कि उसका पति उसे बुलाने क्यों नहीं आ रहा है। उसने अपने भाइयों को भेजकर पता करवाया कि उससे ऐसी क्या गलती हो गई जो उसका पति उसे बुलाने नहीं आ रहा। पत्नी के भाइयों ने आकर उस सैनिक से पूछा कि भाई, हमने आपको एक बगीचे का स्वामी बनाया कि आप उसकी देखभाल करना, उसे सींचना और उसके फल खाना, लेकिन आप तो उस बगीचे को देखने तक नहीं जाते। ऐसा क्यों? तब सैनिक ने कहा कि क्षमा करना, वो बगीचा अब हमारे योग्य नहीं रह गया है। उस पर किसी दूसरे माली ने अधिकार जमा लिया है। सैनिक की बात सुनकर उसके सालों ने इस बात की शिकायत राजा के दरबार में की। सैनिक भी यही चाहता था कि ये मुद्दा राज दरबार में उठे, जिससे कि राजा की करतूत सबके सामने आ जाए। जब शिकायत राजा के दरबार में पहुंची, तब राजा सोचने लगा, यदि ये फैसला मैंने किया तो बात खुल जाएगी, जिससे मेरा नाम भी बदनाम होगा और सैनिक की पत्नी का भी। मैं प्रजा की नजरों में गिर जाऊंगा। यही सोचकर राजा ने तोते से कहा कि हे भाई तोते, आज मेरी लाज तेरे हाथ में है। मैं चाहता हूँ कि इस प्रकरण की सुनवाई आप करो, जिससे मेरी मान प्रतिष्ठा बच जाए। तोता बोला, महाराज आप चिंता ना करें, यदि आपने मुझ पर विश्वास दिखाया है तो मैं आपके विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। दर्शक बंधुओं, इस प्रकार उस दिन दरबार में राजा के सिंहासन पर राजा की जगह तोता विराजमान हुआ और उनकी फरियाद सुनने लगा। जब सैनिक के ससुराल वाले कहने लगे कि हे महाराज, हमने इस सैनिक को एक बगीचे का स्वामी बनाया। कुछ दिन तो इसने उस बाग के मीठे मीठे फल खाए, लेकिन अचानक इसने उस बाग की देखभाल करना बंद कर दिया। अब आप ही बताइए कि जिस बाग का मालिक उसकी देखरेख करना छोड़ दे तो वह बाग उजड़ जाएगा। तब तोते ने उस सैनिक से पूछा कि क्यों भाई, तुमने उस बाग की देखभाल करना क्यों बंद कर दिया? तब सैनिक कहता है कि हे न्यायाधीश, मैंने उस बगीचे में जाना
और उसकी देखभाल करना इसलिए छोड़ दिया। एक दिन मैंने उस बगीचे में शेर के पदचिन्ह देखे और मैंने समझ लिया कि हमारे इस बगीचे पर शेर ने अपना अधिकार जमा लिया है। अब ऐसे में यदि मैं उस बगीचे के फल खाने और उसे देखने जाऊं तो शेर मुझे मार डालेगा। इसलिए मैंने बगीचे से दूरियां बना ली और मैंने उसमें जाना छोड़ दिया। तब तोता कहता है कि हे सैनिक, यह सच है कि जिस दिन तुमने बगीचे में शेर के पदचिन्ह देखे उस दिन शेर बगीचे में गया था, पर तुम्हारे बगीचे की बाड़ इतनी मजबूत थी कि शेर बाग में दाखिल नहीं हो सका। उसने ना तो तुम्हारे बगीचे को उजाड़ा और ना ही उसके फल खाए और ना उसे छुआ। वो जैसा गया था वैसा ही चुपचाप लौट आया। शेर ने उस दिन के बाद आपके बाग की ओर मुंह करके भी नहीं देखा और ना ही कभी देखेगा। आपका बाग जैसा पहले था वैसा अब भी है। किसी शेर चीता भेड़िए की क्या मजाल जो तुम्हारे बगीचे को बुरी नजर से देख सके और उस पर अपना अधिकार जमा सके। आपका बगीचा अपनी रखवाली करने में स्वयं सक्षम है। तोते का जवाब सुनकर सैनिक को संतोष हो गया और वह अपने रिश्तेदारों के साथ दरबार से चला गया। सारे दरबारी इस रहस्य को नहीं समझ पाए कि आखिर किस बगीचे और किस शेर की बात हो रही थी। राजा ने तोते को बार बार धन्यवाद दिया कि समस्या का समाधान भी हो गया और कोई समझ भी नहीं पाया। कहते हैं कि जो स्त्री स्वयं को संयमित रखती है, अपनी इंद्रियों को भटकने नहीं देती, उस पर किसी भी दुष्ट पुरुष का प्रभाव नहीं पड़ता। कामी चाहे कितना भी प्रयास करे, लेकिन सती स्त्री कभी उसके प्रलोभन में नहीं आती। ये धरती ऐसी ही महान सती नारियों के चरित्र से शोभायमान है। आज भी हमारे देश में पवित्र नारियां अपने पवित्र विचार और शुद्ध चरित्र की वजह से पूजनीय हैं। इस देश की नारी वह नारी है जो रावण जैसे दुष्ट पुरुष की कैद में रहकर भी अपने सतीत्व को सुरक्षित रखती है। यह देश उन नारियों की वजह से जाना जाता है जो दुष्टों के हाथ पड़ने से पहले ही आग में कूदकर अपना जौहर कर लेती हैं। हमारे देश की नारियों की गौरव गाथा किसी से नहीं छुपी है। कहते हैं कि यदि स्त्री इन 5 बातों का ध्यान रखे तो उसका चरित्र कभी नहीं बिगड़ेगा। पहली बात, संगति। शुरू से लेकर उसकी संगति दुष्ट स्त्री पुरुषों के साथ ना हो। एक स्त्री अकेली कभी पुरुषों की संगत ना करे, क्योंकि कहते हैं स्त्री राजा और लताएं उसी का आश्रय लेते हैं जो उनके पास होता है। दूसरी बात, पहनावा। पहनावा ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए जो कामी पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित करता हो। कहते हैं कि कभी कभी सामने वाले के मन में दूषित विचार नहीं होते, लेकिन आपके अश्लील पहनावे को देखकर उनके विचार आपके प्रति दूषित हो सकते हैं। सामने वाले को सुधारने की बजाय हम स्वयं को सुधारें तो काफी हद तक लोगों की सोच में परिवर्तन आ सकता है। तीसरी बात, ऐसी चीजें ना देखें और ना सुने जो आपको आपकी मर्यादा और संस्कृति से दूर करती हूँ। अधिकतर लोग वही करने का प्रयास करते हैं जो देखते और सुनते हैं। चौथी बात, अपने धर्म और कर्तव्य को समझें। अपनी जिम्मेदारियों के प्रति वफादार रहें। अपने कुल की मान प्रतिष्ठा को ध्यान में रखकर ही कोई कार्य करें। पांचवी बात, स्वयं को खाली ना रखें। किसी न किसी कार्य में स्वयं को व्यस्त रखें जिससे आपका मन बटा रहे। कहते हैं कि खाली बैठने वाले का मन कोई ना कोई खुरापात करता रहता है। हो सकता है कि वो आपको उस दिशा में चलने के लिए प्रेरित करे जहां आपका चरित्र बिगड़ सकता है। दर्शक बंधुओं, यदि कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। प्रिय दर्शक बंधुओं, फिर मिलेंगे इसी तरह की एक ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। इसी के साथ दर्शक बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।